सूरज कुमार दुबे के अपहरण और हत्या मामले में महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अपनी जांच में नौसैनिक के अपहरण के बाद उसे जिंदा जलाने का दावा फर्जी पाया है। पालघर एसपी के मुताबिक सूरज ने बैंक और रिश्तेदारों से लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था और उसे वापस भी वो नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही सूरज को शेयर मार्केट में काफी लॉस हुआ था। उधारी से बचने के लिए उसने खुद को आग लगा ली। इधर नौसैनिक सूरज के परिजनों ने पालघर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सूरज के पिता और बड़े भाई ने घर से दूर जाकर आत्महत्या पर सवाल उठाए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। तो देखिए, नौसैनिक सूरज हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और कहा कि अपहरण और जिंदा जलाने का जो दावा था वो फर्जी निकला है। पैसों के नुकसान को लेकर, लाखों रुपए का कर्ज को लेकर सूरज ने खुद को ही आग लगा ली थी। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे थे और उसी में उन्होंने काफी पैसा उनका शेयर मार्केट में डूब गया है। उन्होंने 17 लाख से भी ज्यादा अमाउंट जो है वो एंजल ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू उनके खुद के डिमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाई थी और उनका बैलेंस -76,000 इतना कम हुआ है। 13 बैंकों से इन्होंने कर्जे के लिए ये किया है, इंक्वायरी किया है। ये काफी कर्जा उठाने के लिए इंक्वायरी कर रहे थे। इतना सामने आया है, फैक्चुअल जो है, जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट हम करना चाहेंगे तो उतना ही बोलेंगे कि वो फ्रीली घूम रहे थे और उन्होंने खुद ने डीजल खरीदी किया है। और नीलकमल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नीलकमल, पालघर पुलिस की थ्योरी पर सूरज के परिजन विश्वास नहीं कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। हालांकि आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने कहा था बादल पत्रलेख जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले थे। क्या बादल पत्रलेख वहां पहुंचे? क्या बात हुई? क्या मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त तय हुआ है? जी अनूप, आपको बता दूं कि वो मंत्री जो हैं बादल पत्र, वो अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे मुलाकात की है परिजनों से और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री को संज्ञान देते हुए इसे उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। क्योंकि जो परिजन है वो कई सवाल उठा रहे हैं कि यही पुलिस जो है, पहले इन्होंने कहा कि 10 लाख फिरौती मांगी गई थी। ऐसा जो मिथिलेश दुबे हैं, उनके पिता से वहां की पुलिस जो है, प्रथम बार जब उनकी मुलाकात हुई थी घटना के बाद, तो पुलिस ने कहा था कि उनका कन्फेशन रिपोर्ट है मेरे पास, जो मैंने रिकॉर्ड करा है कि उनके साथ इस तरह से हुआ, वहां से किडनैपिंग किया गया, उसके बाद उनसे 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तो परिजन का ये आरोप है कि आखिर पुलिस उस वक्त जो 10 लाख रुपए मांगने की बात कही थी, वो भी मेरे बेटे के बयान के आधार पर, तो फिर पुलिस कैसे कह सकती है कि आत्महत्या किया है और इतना दूर जाकर वो आत्महत्या कैसे करेगा? ये कई सवाल है। उनका जो रिपोर्ट आया है पुलिस का, उस पर इनका पूरा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन नीलकमल, शायद पिता मिथिलेश कह रहे थे, सूरज के पिता जो मिथिलेश है, कि उनको सीसीटीवी फुटेज जो भेजा गया उसमें उनके बेटे की तस्वीर नहीं थी, जिसे पालघर पुलिस वाले सूरज बता रहे थे। जी बिल्कुल, उस पर भी आपत्ति, चूंकि मैं अभी यहाँ पे गया था तो मुझे भी वो फुटेज दिखाया गया। 4 तस्वीरें इन्हें भेजा गया है, जिसमें 2 तस्वीर में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो अलग लोकेशन पे है, वो दिखाया गया कि एयरपोर्ट पे ये मेरे बेटे का है जो यहाँ के ड्रेस में वो गया था। लेकिन जो 2 अन्य तस्वीरें दूसरे लोकेशन की दिखाई गई है, उस पर इनका कहना है कि ये मेरा बेटा, वो भी फुल जैकेट, सर में टोपी लगा हुआ, ऐसा कोई ड्रेस नहीं था उसके पास और वो ड्रेस में वो मुझे दिखा रहे हैं। जबकि वहां पे लगातार दूसरे दिन तक बेटे से बात हुई थी, वो नॉर्मल था, बोला कि कल रात में हमारी गाड़ी है यहाँ से। तो आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बेटे ने, इस कई तरह के सवाल उनके
पिता जो है मिथिलेश दुबे, नीलकमल, पहले तो परिवार वालों को संतुष्ट करना था या पूरी बात बतानी थी पालघर पुलिस को, और जब पिता ने आपत्ति जताई कि मेरा बेटा नहीं है सीसीटीवी फुटेज में, इसके बाद आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्यों मची थी? पालघर पुलिस को उन्होंने खुलासा कर दिया और कह दिया कि सूरज जो है उसने खुद आत्महत्या की। यही बात परिजन भी बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं कि आखिर पुलिस से जब हमारी उनका कहना है कि कल से जब से बात हो रही है वहां के एसएसपी से, वो कह रहे हैं कि अभी उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं, सीआईडी के लोग जांच कर रहे हैं, तो अभी हम फुटेज नहीं दिखाएंगे, अभी वो वीडियो नहीं दिखाएंगे जो कि कन्फेशन जिस समय डेथ हो रही थी उसने बयान दिया था। तो आखिर जब कुछ इन्हें दिया नहीं जा रहा है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा कर दिया जाता है, तो हैरानी इस बात से भी हो रही कि सीआईडी जांच करे, दूसरे जांच टीम के लोग जांच कर रहे हैं, तो आखिर पहले खुलासा क्यों कर दिया गया? चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। और बादल पत्र लेकर कृषि मंत्री वहां पहुंचे थे। सूरज के पिता को आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया जाएगा इस बात को, और उसकी पूरी जांच उच्च स्तरीय पर कराई जाएगी लेवल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सूरज हत्याकांड को लेकर अपहरण जिंदा जलाने के दावे को फर्जी बताया है पालघर पुलिस ने, और कहा कि बड़ा नुकसान हुआ था लाखों रुपए का सूरज को, और कर्जों में भी डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उसने खुद को ही आग लगा ली। जो पहले कहा जा रहा था कि उसकी किडनैपिंग की गई, फिरौती मांगी गई, इन तमाम दावों को झुठलाते हुए पालघर पुलिस ने यह दावा किया कि ये सूरज ने खुद ऐसा किया। और सीसीटीवी फुटेज भी बता रहे हैं कि ऐसा फुटेज सामने आया था जिसमें खुद वो डीजल का कैंटर खरीदते हुए भी नजर आया। लेकिन परिवार वाले जो हैं इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उसे आत्महत्या ही करनी थी तो घर से दूर जाकर उसने आत्महत्या क्यों की? और जो सीसीटीवी फुटेज पालघर पुलिस ने परिवार वालों को भेजा है उसमें भी सूरज के पिता कह रहे हैं कि जिस लड़के के बारे में बताया जा रहा है वो सूरज है ही नहीं। तो फिर कैसे ये बड़ा खुलासा पालघर पुलिस कर रही है? हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही सूरज के पिता और परिजन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जाएगी। आज बादल पत्र लेकर कृषि मंत्री झारखंड के पहुंचे थे सूरज के परिवार वालों से मिलने, और वहां उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। सीएम को पूरे मामले पर संज्ञान लेने को वो भी कहेंगे। तो पुलिस की थ्योरी पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। बादल पत्र जी यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। जो सूरज दुबे हत्याकांड के बाद जो है मंत्री खुद यहाँ पे कृषि मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और भरोसा भी दिला रहे हैं कि आगे उच्च स्तरीय जांच होगी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जिस तरह से पालघर पुलिस दावा कर रही है कि सुसाइड किए हैं, क्या उच्च स्तरीय जांच होगी, क्या कदम रहेगी सरकार? चीज़ों को जानते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पलामू के दौरे पे हूँ, कृषि प्रदर्शनी है जिला स्तरीय, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप उस पीड़ित परिवार से मिलें जाके। और जब हम लोग दिल्ली में थे 9 तारीख को, उन्होंने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की थी, उन्हें पत्राचार किया था कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। एक होनहार नौजवान को झारखंड ने खो दिया। तो चीज़ें मेरे संज्ञान में था। आदरणीय सांसद धीरज साहू भी उसमें मौजूद थे, सब लोग हम लोग संवेदनशील थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में गंभीर है। अभी 4 बजे हम लोगों की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पिता की जो भावना है और हम पूरे गांव वाले पलामू की जो भावना है उससे अवगत कराऊंगा। साथ ही मैंने इन्हें आग्रह किया है कि आप खुद एक दिन का समय दें, डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर के साथ आपको मुख्यमंत्री जी से मिलना है, और आप जिस स्तर पर जांच चाहते हैं आप उनसे फरियाद करें, हम आपका सहयोग करेंगे। कि जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्र जी, वो भी सरकार को भी अवगत कराएंगे और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करेंगे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और अब बात राजधानी रांची की, जहां मास्क अपराधियों के लिए वरदान बन गया है। कोरोना से बचने के लिए कम, लेकिन लूट के दौरान चेहरा छुपाने के लिए मास्क का लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर मास्क कैसे बन रहा है अपराधियों के लिए पहचान छुपाने का जरिया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रांची वासी रहें सावधान,
मास्क बना लुटेरों के लिए वरदान। अपराधियों का तांडव सरेआम। मास्क वाले लुटेरों से सावधान। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन अपराधी इस मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए कर रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। रांची में 3 हथियारबंद अपराधी एक मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर को दुकानदार बंद करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक फिल्मी अंदाज में मास्क लगाए 3 बदमाश दस्तक देते हैं। अपराधी नंबर 1, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 2, इसे भी पहचानिए। अपराधी नंबर 3, मेडिकल स्टोर में तीनों अपराधियों की एंट्री होती है, फिर शुरू होता है इनका तांडव। हाथ में हथियार देखिए, दवा दुकान में खौफ का माहौल देखिए। देखिए ये अपराधी कैसे हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कैश बॉक्स में ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से वे 6000 रुपए ही लूट पाए, लेकिन जाते जाते अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक स्टाफ घायल हुआ है। लूट की ये पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस खंगालने में जुट गई है। एक बार फिर से रांची पुलिस इन अपराधियों को पहचान ले। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3। तस्वीरें सामने हैं, बस जरूरत है इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि शहर शांत रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर गढ़वा में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने मेराल के रजबंधा गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी की और नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री को ध्वस्त किया। मौके से 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। घटनास्थल से शराब बनाने के लिए रखे गए 20 ड्रम स्प्रिट और 2 पिकअप वैन में बड़ी मात्रा में सामान को बरामद किया गया। इस दौरान धंधेबाज राजबली भुइया को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। गिरफ्तार राजबली ने पूछताछ में नकली शराब बनाने के धंधे में शामिल दूसरे सहयोगियों का नाम भी बताया है। हम लगभग कच्चा स्प्रिट, कैरामल वगैरह और लेबल वगैरह जो है बरामद किए हैं। और छापामारी में जो है मौके वारदात से जो है एक मुख्य कारोबारी का जो सहयोगी है राजबली भुइया, जो उडाहा टोला रजबंधा का ही रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जो है घटनास्थल से जो है फरार होने में सफल हो गया। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ 4 राज्यों की पुलिस संयुक्त अनुसंधान टीम बनाने में जुटी है और इसके लिए सर्वे का काम भी चल रहा है। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। डीआईजी ने खुद विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों की जांच के काम का निरीक्षण किया। राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को अब तक का सबसे कमजोर सरकार करार दिया। बाबूलाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं, उससे कहीं न कहीं साफ हो गया है कि सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। गुमला के कामडारा में एक साथ 5 लोगों की हत्या किए जाने को लेकर उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना की। देख रहे हैं कि मैं कहता हूं कि भाई सबसे कमजोर सरकार आज इस प्रदेश में है और अपराधियों के सामने लगता है सरकार नतमस्तक हो चुकी है। हमारे पास तो कई एक जानकारी है कि एक लोगों ने दी है, किसी के व्हाट्सएप में रंगदारी मांगा गया, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन अपराधी पकड़ाए नहीं अभी तक। खूंटी में इस बार टमाटर की जबरदस्त पैदावार हुई, जिससे तमाड़ के भूयाडी सब्जी मंडी लाल लाल टमाटरों से भर गई है। लेकिन किसान जो है परेशान है, क्योंकि उन्हें यहां टमाटर की लागत की कीमत जो है वो भी नहीं मिल पा रही। मंडी में 1-2 रुपए से ज्यादा दर पर कोई भी टमाटर लेने को तैयार नहीं है। खरीदार नहीं मिलने से किसान सड़क पर उतरकर टमाटर को बेचने के लिए मजबूर हो गए। पंचपरगना क्षेत्र के तमाड़, बुंडू, सुनाहातू और ईचागढ़ क्षेत्र में किसान बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करते हैं।
टमाटर की उचित कीमत नहीं मिलने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की कमी खल रही है। तमाड़ के उलीडी में कोल्ड स्टोर था, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से वो भी खंडहर में तब्दील हो गया। मेरा टमाटर में खेती 1.5 से 2 लाख हुआ है। अपना गाड़ी में लाए हैं। मेरा मेहनत खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तेल का खर्चा गाड़ी का नहीं निकल रहा है। उसी में अभी तो 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया केजी बिकना पड़ रहा है। समा मुंडा। कैसे टमाटर बेचे? 2 रुपया। कहाँ से लाए हैं आप? बुर्दादरी। बुर्दादरी। कितना खेती किए हैं? बहुत 1 एकड़। क्या लग रहा है, फायदा हो रहा है जितना आपको? अभी तो 2 रुपया, 1.5 रुपया तो कैसे पैदा होगा हम लोग का? देखिए, हम लोग के यहाँ एक कोलेस्टर बना था, वो भी अभी बंद पड़ा है। अगर वो कोलेस्टर अभी रहता तो हम लोग का ये नौबत नहीं होता। अभी कोलेस्टर में अभी कम रेट में वहाँ रख देते हैं हम लोग। कब बना है कोलेस्टर? कोलेस्टर अभी बना कम से कम 8-10 साल हो गया। गढ़वा में कचरा डंपिंग यार्ड के निर्माण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए सुखबाना गांव में 1 अरब की लागत से कचरा डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा था। डंपिंग यार्ड के नाम पर 7 करोड़ रुपए की निकासी भी कर ली गई, लेकिन हैरानी देखिए, पिछले 5 सालों से निर्माण का काम लंबित पड़ा है। कचरा डंपिंग यार्ड के लिए नगर परिषद ने सुखबाना गांव में 10 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली। जमीन पर 20 भूया परिवार रह रहे हैं। इनके विस्थापन पर अब भी बात अटकी हुई है। 30-40 बरस से रह रहा हूँ। अब आज हम लोग अचानक भगा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कचरा प्लांट अचानक में खोलने जा रहे हैं। हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। इतना दिन से हम लोग बचपन से जवान हो गए। हम लोग के बाप दादा यहाँ खानदान खत्म हो गया। 40 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज यहाँ अथी बन रहा है, डस्टबिन कचरा बिकने के लिए। हम लोग के घर दूरा कुछ है ही नहीं है, उजाड़ रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कोई विरोध का कोई बात ही नहीं। इतना सुंदर वहाँ व्यवस्था हो जाएगी कि थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आएगा। सारा कचरा को अलग अलग छांट कर उसे अलग अलग मशीन में डालकर और उससे अंडा का ट्रे बनेगा, पेपर ब्लॉक बनेगा, खाद्य सामग्री बनेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। साहिबगंज में सरकारी विभागों पर करीब 40 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। नगर परिषद और पेयजल विभाग में करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। बकायेदारों को बिजली विभाग ने 31 मार्च तक बिल का भुगतान करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बिल के बकाये पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी निशांत। सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सारे को हमने पेमेंट के लिए नोटिस भेजा है। सरकारी डिपार्टमेंट में करीब 40 करोड़ के आसपास बकाया है। पीएचडी बरहेट के पास 13.1 करोड़, पीएचडी राजमहल के पास 2.20 करोड़, कृषि पदाधिकारी के पास 3.3 लाख, पशुपालन पदाधिकारी के पास 2.25 लाख, उप विकास आयुक्त के यहाँ 12.16 लाख। बिजली विभाग ने अपने राजस्व वसूली के अभियान में इस बार सरकारी विभागों को निशाना बनाया है। सरकारी विभागों में लगभग 40 करोड़ रुपए बकाए हैं। विकास भवन, नगर परिषद, पेयजल विभाग समेत कई विभाग में बिजली के बिल जो है वो बकाए हैं और कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे करोड़ों में वहां पे बिजली का बिल बकाया है। लिहाजा इस बार बिजली विभाग ने इन सरकारी विभागों को 31 मार्च तक बिजली बिल जमा कराने का एक अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने वाले विभागों की बिजली काटी जाएगी। बिजली विभाग का लगातार अभियान चल रहा है और ऐसे जो ग्राहक जिनका लंबे समय से बकाया है और अधिक बकाया है, वैसे लोगों का बिजली कनेक्शन भी काटा जा रहा है। लगातार बिजली विभाग के जो राजस्व वसूली के अभियान में बिजली विभाग ग्राहकों को बिजली कनेक्शन ही नहीं काट रहा है, बल्कि उन पे प्राथमिकी भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इस बार सरकारी विभाग में करोड़ों रुपए के बकाये से इस बार बिजली विभाग ने ये मन बनाया है कि ऐसे विभागों पर अब कार्रवाई होगी। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन